नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट जो 7 जुलाई को होने वाला है, इसकी तैयारी आपके लिए कंटिन्यू करा रहा हूँ। मैं आज आपके लिए एसएसटी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने 30 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, जो टॉप क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को सही तरीके से देखें, सही तरीके से समझें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाले हैं। हम वीडियो में कोई फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है? रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी मृदा संरक्षण। किसके लिए होगा रक्षक मेखला? रक्षक मेखला की बात करते हैं। ये पेड़ों की एक पंक्ति होती है। क्या होती है? पेड़ों की एक पंक्ति होती है, जो तटीय प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती है, जो पवन की गति को रोकने का काम करती है। ये इससे क्या होता है? मृदा आवरण जो होता है उसको रोका जाता है। तो ये मृदा संरक्षण के लिए एक रक्षक मेखला यूज की जाती है। समझ गए होंगे आगे। ये पेड़ ऐसे पंक्ति में लगाए जाते हैं, ये पवनों की गति को कंट्रोल करते हैं। अगला क्वेश्चंस, आगे मैंने पेडागोजिकल भी क्वेश्चंस लिए हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। क्या होगा ऋग्वेद काल में? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में ऋग्वेद संहिता की रचना अगर पूछी जाए तो ऋग्वेद काल में हुई थी। ये भी आप ध्यान रखना। प्रमुख देवता कौन कौन से थे, ये आपको कमेंट करना है। सूत्र आपसे पूछे जाएं, सूत्र कितने थे इसमें? तो 1028 सूत्र थे भैया। कितने? 1028। ठीक है। कौन से देवता थे? ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो देवता माने जाते थे वो इंद्र माने जाते थे, लेकिन 3 देवता खासकर जो प्रमुख थे वो आपके अग्नि, इंद्र तथा सोम थे। ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर कर देना। पूर्व युद्ध और भरत का वेदों में उल्लेख डैश डैश की तरह है। जन की तरह, राजन की तरह, राष्ट्र की तरह, दुष्य की तरह। किसकी तरह है? बिल्कुल, पूर्व यदु और भरत का जो वेदों में उल्लेख है वो जन की तरह है। जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है मनुष्य। क्या? मनुष्य, व्यक्ति, इसकी बात की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, हिंदी, अरबी, उर्दू। दिल्ली के सुल्तानों के जो शासनकाल कितने थे? तो वो 5 थे भैया। कौन कौन से थे? वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा गुलाम वंश था? कौन सा गुलाम वंश था? और खिलजी वंश था। क्या खिलजी वंश था भैया? फिर उसके बाद तुगलक वंश था। कौन सा? तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बाद कौन सा था? तुगलक वंश के बाद कौन सा था भैया? सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। और फिर उसके बाद आपका आ जाता है लोधी। ये 5 जो वंश थे ये दिल्ली पर शासन करने वाले थे। ठीक है। फिलहाल इनकी जो भाषा थी वो इनकी भाषा कौन सी थी? तो वो इनकी फारसी भाषा थी। ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व किसे कहा जाता था? वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया हो। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री को कहा जाता था। बौद्ध विद्वानों को या बुद्ध की प्रतिमाओं को कहा जाता था। कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। ऐसे ही क्वेश्चंस हम पर डे वीडियो में लेकर आते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल, कमेंट कीजिए। नए मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है प्रकाश क्लासेस में।
आप अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। बिल्कुल, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया हो वो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहलाते हैं। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉलेट अधिनियम, ये रॉलेट अधिनियम है, 1919 का विरोध किया गया था। ये कैसा कानून था? इसमें ऐसा कानून था कि किसी के प्रति जो था बिना मुकदमा चलाए, बिना उसे दलील किए हुए उसको उठा लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। इसे काला कानून भी कहा गया। कैसा? काला कानून भी कहा गया, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, काला कानून भी कहा गया। ये कब आया था? तो 1919 में आया था। ठीक है, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए थे। या प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक बार कमेंट, बिल्कुल बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं मेरे भाई और बहन, तहे दिल से आपका स्वागत है। इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दे दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चाणक्य ने अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। चाणक्य के रचयिता आपसे, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी आपसे ये पूछा जा रहा है। क्या अथर्ववेद, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र? क्या होगा 7 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? स्टेपी, स्टेपी आपकी कहाँ पाई जाती है? रूस। कहाँ? रूस, रूस में पाई जाती है। यूक्रेन में पाई जाती है, यूक्रेन में पाई जाती है। और कहाँ? चीन, चीन में पाई जाती है। कजाकिस्तान में पाई जाती है, उज्बेकिस्तान में पाई जाती है। पंपास के आपसे पूछे जाएं, पंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन से? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रेरियार्ज जो हैं तुम्हारे, प्रेरियार्ज जो हैं वो अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हुई, पक्षपातपूर्ण, तटस्थ और संवेदनशील, या मुश्किल होनी चाहिए? बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान का आपको शिक्षण कराना है तो कैसी भाषा लेंगे? मैंने पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी लिए हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें भैया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए सामाजिक विज्ञान की भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र के एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं? पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। भूगोल और अर्थशास्त्र के एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना है, तभी उसको भूगोल और अर्थशास्त्र सहायक होंगे। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ज्ञान के भंडार के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा करेक्ट? जरा एक बार कमेंट करेंगे। बिल्कुल, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, यानी बच्चों को जितने अवसर दोगे आप, बच्चा उतनी जल्दी चीज़ों को सीखेगा। अगला क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं, राज्यपाल द्वारा? राज्यपाल किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यपाल तो भैया राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा। ठीक है, लोकसभा के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखना। मुख्यमंत्री भी किसके? मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, लोगों द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था?
असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका कब आया? असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 में। कब? 1920 में। नमक आंदोलन 12 मार्च 12 मार्च 12 मार्च 1930 में आया था। ठीक है, बिल्कुल 1930 में आया था। और ये कब तक चला? 6 अप्रैल 1930 तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1942 में आया था। और नील आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा कब चलाया गया था? तो 1859 में चलाया गया था। ठीक है, फिलहाल महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो प्रथम जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918, 1920, 1922, 1924। असहयोग आंदोलन मैंने आपको अभी बताया कब? 1920 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन डैश डैश की सफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के। स्वराज पार्टी का गठन आपसे पूछा जाए किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1930 में किया गया था। कब? 1930 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 1930 में किया गया था। बिल्कुल भैया, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये फिलहाल स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वो किसके? 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अब आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस आएंगे, आप इन क्वेश्चनों को भी तय दिल से देखना भैया। माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा सर्वाधिक अनुचित है? सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। क्या ये राइट होगा? अगर आपको पेडागोजिकल सॉल्व करना है तो आपको निगेटिव पॉइंट हटाने हैं। कैसे निगेटिव पॉइंट हटाने हैं? पॉजिटिव आंसर के लिए, और पॉजिटिव आपसे निगेटिव मांगा जाए तो निगेटिव देना है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। यह सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्ध के बारे में जान सके, और यही हमें सामाजिक विज्ञान समझाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में, ये कौन सी पाठ्य पुस्तक में है? तो ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में है। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में है। ठीक है, जो हमारे अतीत के बारे में, ये किसके बारे में बताता है? पिछले जो वंश बीत गए भैया, यानी कि इतिहासकारों के बारे में पता चलता है। ये केवल राजाओं, केवल जहाँ मिल जाए काट दो। ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता है। यह सी ऑप्शंस ये इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल हटा दो। ये पड़ोसी देशों के बारे में नहीं, ये किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूह और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करता है। यानी कि हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे निगेटिव पूछा गया है, तो ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में बताता है। ये पड़ोसी देश के बारे में ही नहीं बताता, पूरी कहानी के बारे में, पीछे कैसे युद्ध हुए, कैसे कौन का राजा बना, किसने किस पे अधिकार किया, इसके सब के बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन की पाठ योजना में उद्देश्य कथन के पश्चात आता है। उद्देश्य कथन किसके पश्चात आता है? गृह कार्य, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, गृह कार्य, प्रस्तुतिकरण। क्या होगा? बिल्कुल, उद्देश्य जो कथन आता है वो आपका गृह कार्य के बाद आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता आधारित होती है। उद्देश्य परक होनी चाहिए, विषय वस्तु आधारित होनी चाहिए, विधि पर, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, उद्देश्य परक होनी चाहिए, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम, इसके ऑप्शंस मैंने इधर लिए हैं, आप ध्यान रखना भैया।
पाठ्यक्रम विकास हेतु दिए गए 4 सोपानों को क्रम में कीजिए। चयनित अधिगम अनुभवों का संगठन क्या ये होगा? बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन सुझाव पहले ये आएगा, वांछित अनुभवों का चयन या उद्देश्यों का निर्धारण। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम को अगर विकास करना है तो सबसे पहले हम उद्देश्य लेंगे। क्या उद्देश्य है उसका, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उद्देश्य यानी कि 4 नंबर पे है तो पहले 4 आ जाएगा। 4 किस में है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी एक ही ऑप्शन बच्चा, यही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है? एक पाठ्य पुस्तक है, उसकी विशेषता इसमें से क्या नहीं होगा? पाठ्य पुस्तक विषय का उद्देश्य केंद्रीकृत होना जरूरी नहीं है, क्या ये राइट होगा हमारा? पाठ्य पुस्तक में लेखक एवं विषय पूर्ण का विवरण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दिए गए प्रकरणों का तार्किक क्रम होना चाहिए, बिल्कुल। पाठ्य पुस्तक की भूमिका अवश्य दी गई होनी चाहिए, यानी यही ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु संबंधी गलत कथन को चुनिए। पाठ्य पुस्तक का विषय छात्रों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए, गलत कथन लेना है हमको। पाठ्य वस्तु स्पष्ट एवं सुबोध होनी चाहिए ताकि शिक्षार्थी को रुचिकर लगे, बिल्कुल। पाठ्य वस्तु में ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, उनके नाम व तिथियों यथार्थपूर्वक होनी चाहिए। सभी कथन सही हैं, कोई कथन गलत नहीं है, यानी यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकाई एक संगठित तथा कला के वातावरण का व्यापक तथा उपयोगी पक्ष है। ये कथन किसका है? मफात, मॉरिसन, ब्लूम, हर्बर्ट। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इकाई एक संगठित तथा कला के वातावरण का व्यापक तथा उपयोगी पक्ष है, ये आपका मॉरिसन का है। ठीक है, मॉरिसन से आगे भी क्वेश्चंस लिए गए हैं। देखिए, मॉरिसन ने इकाई पद्धति में 5 पदों का उल्लेख किया है, जिनमें से अभिव्यक्तिकरण का पद है। अभिव्यक्तिकरण कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आपसे पूछा जाए तो पहले नंबर पे कौन सा आता है? खोज आता है। कौन सा? खोज आता है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आपका आता है बिल्कुल प्रस्तुतिकरण। कौन सा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आता है। ठीक है, लेख के लिए बेहद सॉरी भैया। ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? आत्मीकरण। कौन सा? आत्मीकरण आता है। आत्मीकरण आता है। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा आता है? चौथे नंबर पर आपका अभिव्यक्तिकरण आता है। कौन सा? अभिव्यक्तिकरण आता है। और 5वें नंबर पर कौन सा आता है? वाचन आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल, अभिव्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसे ही पूछा जाता है तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अव्यक्तिकरण पूछा गया है हमसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाठ्य योजना, ये थोड़ा विलर हो गया, इसके लिए बेहद सॉरी। पाठ्य योजना किसी पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के सामने उन्हें रखा जाता है। ये कथन किसका है? MP मफात का, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश का, या फिर वाइनिंग एंड वाइनिंग का? कमेंट कीजिए। ए ऑप्शन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 10 नंबर का राइट आंसर आपका शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मॉरिसन के अनुसार इकाई पद्धति यानी पाठ योजना में अन्वेषण के बाद कौन सा पद आता है? आत्मीकरण, संगठन, प्रस्तुतिकरण, अव्यक्तिकरण। मैंने कहा अन्वेषण के बाद, पाठ योजना के बाद कौन सा आता है? 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तुतिकरण भैया। पाठ योजना या खोज बातें की होती है, ये सेकंड नंबर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अध्ययन में पाठ चर्चा का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम, पाठ सामग्री, पाठ्य वस्तु, अधिगम एवं अनुभव। पाठ चर्चा जो आपकी की जाती है वो क्यों की जाती है? 12 नंबर का, यानी लर्निंग का जो एक्सपीरियंस होता है उसको बढ़ाने के लिए पाठ चर्चा की जाती है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना के द्वारा छात्रों को नया ज्ञान किस आधार पर प्रदान किया जाता है? पूर्व ज्ञान के आधार पर,
रुचि एवं ज़रूरत के आधार पर, कक्षा की परिस्थितियों के आधार पर, पाठ्य पुस्तक के आधार पर। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, पूर्व ज्ञान के आधार पर, पहले उसे जो चीज़ें पता हैं उनके आधार पर अगर उसे नई चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कक्षा 7th की अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को समाज में व्याप्त जाति संरचना की अवधारणा स्पष्ट करना चाहती है। इस हेतु उसे किस प्रकार की विषय वस्तु का चयन करना चाहिए? सभी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से जाति संबंधी ज्ञान प्राप्त करने को कहेंगी। ऐसी विषय वस्तु का चयन करेंगी जिससे किसी समुदाय विशेष की अवहेलना ना हो। सभी विद्यार्थियों से उनकी जाति पूछकर बच्चों का ज्ञान स्पष्ट करेंगी। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें आपको बताना है, बिल्कुल नहीं, जाति नहीं पूछना है भैया, जाति से मतलब नहीं है, तो इसीलिए सभी कथन गलत हो गया। ऐसी विषय वस्तु का चयन करेगी जिससे किसी समुदाय विशेष की अवहेलना ना हो। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।